हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे जो मैक्सिमम बच्चों के डाउट्स हैं। ठीक है, अभी तक आपने रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास पे बेस क्वेश्चंस किए होंगे। तो इक्विवेलेंस रिलेशन पे बेस कुछ क्वेश्चंस अभी हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको ये क्वेश्चंस खुद से ट्राई करो, वीडियो को यहीं पे पॉज करके खुद से ट्राई करो और उसके बाद अगर कोई डाउट होता है तो उसके बाद आपको सॉल्यूशंस देखने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द रिलेशन R इज कॉन्ग्रुएंट टू ऑन द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्यूशन लिख लिया। क्वेश्चन में उसने बोला है शो दैट द रिलेशन इज कॉन्ग्रुएंट टू। इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या है? ये एक रिलेशन है। ये रिलेशन कहां डिफाइन किया गया है? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। तो मैंने एक सेट A मान लिया, A इज सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। एक प्लेन के अंदर लाई करने वाले जितने भी ट्रायंगल्स हैं वो सारे ट्रायंगल्स इस वाले सेट A के अंदर है। ये बात ठीक है। रिलेशन R हमने कैसे डिफाइन किया है? रिलेशन R हमने डिफाइन किया है, रिलेशन के अंदर T1, T2 ये वाला ऑर्डर्ड पेयर रहेगा, वेयर T1 and T2 belongs to set A and T1 is congruent to T2। ये बात ठीक है। ये किसका साइन है? ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। दिस इज कॉन्ग्रुएंसी। तो इसका मतलब ये है कि देखो, एक प्लेन के अंदर लाई करने वाले जितने भी ट्रायंगल्स हैं वो तो सारे के सारे ट्रायंगल्स आ गए कैपिटल ए वाले सेट के अंदर। ठीक है, अब T1 एक ट्रायंगल है जो कैपिटल ए वाले सेट के अंदर आता है, T2 एक ट्रायंगल है जो कैपिटल ए वाले सेट के अंदर आता है। तो अब अगर मैंने एक रिलेशन R डिफाइन किया, ये रिलेशन R मैंने कहां डिफाइन किया है? कैपिटल ए वाले सेट के ऊपर मैंने एक रिलेशन R डिफाइन किया। तो उस रिलेशन के अंदर T1, T2 रहेगा, मतलब T1 इज रिलेटेड टू T2 व्हेन T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। ठीक है, मतलब मेरे रिलेशन के अंदर क्या रहेगा? रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आता है, तो उस दो ट्रायंगल मैं लिखूंगा, दोनों ट्रायंगल अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो मेरे रिलेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये बात ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आप प्रूव करो रिफ्लेक्सिविटी। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ये हमें पहले प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने अज्यूम कर लिया लेट T इज एनी ट्रायंगल बिलोंग्स टू सेट ए। अच्छा, ये जो रिलेशन है ये मैंने कहां डिफाइन किया है? कैपिटल ए वाले सेट के ऊपर डिफाइन किया है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो क्या होगा? वो A क्रॉस A का सबसेट होगा। ये रिलेशन अगर मैंने कैपिटल ए वाले सेट के ऊपर डिफाइन किया है तो ये रिलेशन कहां से कहां डिफाइन किया गया है? कैपिटल ए वाले सेट से कैपिटल ए वाले सेट में। ठीक है, तो ये रिलेशन A क्रॉस A का सबसेट होगा। तो कैपिटल ए वाले सेट के अंदर मैंने एक ट्रायंगल T मान लिया। तो अब आप मेरे को ये बताओ, कैपिटल ए वाले सेट के अंदर अगर मेरा ये ट्रायंगल T है तो T, T ये मेरे रिलेशन में होगा या नहीं होगा? मेरे रिलेशन के अंदर दो ट्रायंगल तभी रिलेट होते हैं जब वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो। तो T, T बिलोंग्स टू रिलेशन आएगा एज ट्रायंगल T इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल T। कोई भी एक ट्रायंगल खुद के तो कॉन्ग्रुएंट हो गई, कोई भी एक ट्रायंगल मान लो मैंने ले लिया, ट्रायंगल T ले लिया, ट्रायंगल T खुद के तो कॉन्ग्रुएंट हो गई ना, ट्रायंगल T इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल T। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। तो T अगर मेरे कैपिटल ए वाले सेट के अंदर है तो T, T मेरे रिलेशन में होगा। Hence this relation R, hence relation R defined on set A is reflexive। ये बात ठीक है। अब इसके बाद हम प्रूव करेंगे whether this relation R is symmetric or not। तो सिमेट्रिक के लिए मेरे को दो
एलिमेंट चाहिए होते हैं, तो मैंने वही मान लिया T1 एंड T2, दीज आर टू ट्रायंगल्स विच बिलोंग्स टू कैपिटल ए सेट। T1, T2 ये मैंने अज्यूम कर लिया, लेट T1, T2 बिलोंग्स टू रिलेशन R, मतलब T1, T2 मेरे रिलेशन में है, ये मैंने अज्यूम किया है। तो यहां से मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, ये तो हमने बता दिया, ये मैंने बता दिया आपको कि T1, T2 मेरे रिलेशन में है एंड T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो अगर T1, T2 मेरे रिलेशन में है तो T2, T1 रिलेशन में होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देन T2, T1 भी तो रिलेशन में होगा, बिकॉज T1 is congruent to T2, then T2 triangle is also congruent to T1। T1 अगर T2 के congruent है तो T1, T2 रिलेशन में है। अब अगर T1, T2 रिलेशन में है तो T2, T1 भी रिलेशन में होगा, क्योंकि T2 triangle is congruent to T1 triangle। ठीक है, इसके बाद आप चेक कर सकते हो whether this relation R is transitive or not। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए if T1, T2 एंड T3 ये तीन ट्रायंगल मैंने ले लिए जो मेरे कैपिटल ए वाले सेट के अंदर है, ये तीन ट्रायंगल मैंने ले लिए जो कैपिटल ए वाले सेट के अंदर है। अब मैंने इस कैपिटल ए वाले सेट के ऊपर मैंने एक रिलेशन R डिफाइन किया, तो इस बात का मतलब है ये रिलेशन R कहां से कहां डिफाइन किया गया है? एक हम रिलेशन हमेशा एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइन किया जाता है, तो ये रिलेशन सेट ए से सेट ए में डिफाइन किया गया है। जब कभी भी हम बोलेंगे कि अ रिलेशन R डिफाइंड ऑन सेट ए, इसका मतलब है कि ये रिलेशन सेट ए से सेट ए में डिफाइन किया गया है, ये बात ठीक है। और इस रिलेशन के अंदर दो ट्रायंगल कब रिलेट होंगे? जब वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर मान लो T2 ट्रायंगल और T4 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो T2, T4 मेरे को अपने रिलेशन के अंदर दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। अगर मान लो T2 ट्रायंगल और T5 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो T2, T5 मेरे को अपने रिलेशन के अंदर दिखेगा, नहीं दिखेगा। T1, T2, T3 मैंने कैपिटल ए वाले सेट के अंदर ये तीन ट्रायंगल अज्यूम कर लिए। मैंने सबसे पहले अज्यूम किया कि T1, T2 मेरे रिलेशन में है, फिर मैंने अज्यूम किया कि T2, T3 भी रिलेशन में है, ये तो मैंने अज्यूम कर लिया। T1, T2 रिलेशन में है तो मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। T2, T3 रिलेशन में है, इसका मतलब T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। अब आप मेरे को ये बताओ T1, T2 तो रिलेशन में है, T2, T3 भी रिलेशन में है, तो T1, T3 रिलेशन में होगा या नहीं होगा? मतलब यहां से हम ये क्लेम कर सकते हैं नहीं कर सकते? इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से हम ये थर्ड इक्वेशन क्लेम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि T1 अगर T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 का कॉन्ग्रुएंट है, तो T1 भी T3 के कॉन्ग्रुएंट होगा। ये मैंने पहले अज्यूम कर लिया कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, तो T1, T2 मेरे रिलेशन में आएगा। T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, ये भी मैंने अज्यूम कर लिया, तो T2, T3 भी मेरे रिलेशन में आएगा। अब T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 का कॉन्ग्रुएंट है, तो T1 भी T3 के कॉन्ग्रुएंट होगा। T1 और T3 ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए, तो T1, T3 मेरे रिलेशन में आ गया, तो ये ट्रांजिटिव वाली कंडीशन आ गई, हेंस रिलेशन R इज ट्रांजिटिव। इसके बाद लिख देना सिंस रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। ये जो रिलेशन आ रहा है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव आ गया, सिमेट्रिक आ गया, एज वेल एज ट्रांजिटिव आ गया, हेंस रिलेशन R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये बात ठीक है ना? कर लोगे तो? अच्छा, एक छोटी सी चीज मैं बता देता हूं, देख लो छोटी सी चीज। T1 मेरे कैपिटल ए वाले सेट के अंदर है, T2 मेरे कैपिटल ए वाले सेट के अंदर है, और कैपिटल ए वाले सेट से कैपिटल ए वाले सेट में ही मैं रिलेशन बना रहा हूं। जैसे रिलेशन जब भी बनाते हैं ना, सेट ए से सेट बी में बनाते हैं, तो अगर मैंने बोला रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए, इसका मतलब है कि ये रिलेशन सेट ए से सेट ए में बना रहे हैं, मतलब ये जिस रिलेशन की हम बात कर रहे हैं वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो जब कभी भी हम ऐसे बोलेंगे ना T1, T2 बिलोंग्स टू रिलेशन R, ठीक है, इसी को लिखने का एक ऐसा तरीका भी होता है T1 R T2, ठीक है।
T1 R T2 अगर ऐसे दिख जाए, T1 R T2 का मतलब है T1 इज रिलेटेड टू T2, T1 इज रिलेटेड टू T2, तो T1 T2 बिलोंग्स टू रिलेशन R। ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो इक्विवेलेंस आ गया, यही हमें प्रूव करना था। अच्छा ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, लेट f बी एनी फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट x टू सेट y। f एक फंक्शन है जिसको हमने सेट x से सेट y में डिफाइन किया। डिफाइन अ रिलेशन r इन कैपिटल X गिवन बाय r इक्वल टू a कॉमा b if f of a is equal to f of b, show that this relation r is an equivalence relation। तो ठीक है, आसान है ये भी। सेकंड का सॉल्यूशन, एक रिलेशन R हमने डिफाइन किया विच इज a कॉमा b सच दैट f of a is equal to f of b। प्रूव करना है जो रिलेशन R है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अच्छा, ये जो रिलेशन है ये मैंने कहाँ डिफाइन किया है, सेट कैपिटल X वाले सेट के ऊपर डिफाइन किया है। तो इसका मतलब है ये कैपिटल X वाले सेट से कैपिटल X वाले सेट पे डिफाइन किया गया है। X क्रॉस X वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये सबसेट होगा। जो भी ये रिलेशन मैं लिखने वाला हूँ वो X क्रॉस X का सबसेट होगा। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। तो इसके अंदर मैंने अल्फा एक एलिमेंट मान लिया विच बिलोंग्स टू कैपिटल X सेट। तो अल्फा कॉमा अल्फा रिलेशन में होगा या नहीं होगा ये बताओ। अच्छा, a कॉमा b रिलेशन में कब होता है, जब f of a f of b के बराबर हो। अल्फा कॉमा अल्फा रिलेशन में तब होगा व्हेन f of अल्फा इज इक्वल टू f of अल्फा। तो ये तो ट्रू है ना, मतलब ट्रू है या नहीं है, f of अल्फा इज इक्वल टू f of अल्फा, तो अल्फा कॉमा अल्फा भी रिलेशन में होगा, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए अल्फा कॉमा बीटा दो एलिमेंट मैंने अपने कैपिटल X वाले सेट के अंदर मान लिए, क्योंकि ये रिलेशन R कैपिटल X सेट के ऊपर डिफाइन किया गया है। अल्फा कॉमा बीटा अगर रिलेशन में है, इसका मतलब f of अल्फा f of बीटा के बराबर है। तो बीटा कॉमा अल्फा रिलेशन में होगा या नहीं होगा ये बता दो। बिल्कुल होगा, क्योंकि f of बीटा भी तो f of अल्फा के बराबर होगा। f of अल्फा अगर f of बीटा के बराबर है तो f of बीटा भी f of अल्फा के बराबर होगा, बीटा कॉमा अल्फा भी रिलेशन में आ जाएगा। इफ अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू रिलेशन R, देन बीटा कॉमा अल्फा बिलोंग्स टू रिलेशन R। तो हेंस R इज रिफ्लेक्सिव। यहां पे आ जाएगा हेंस R इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिविटी के लिए बहुत आसान है, अल्फा बीटा गामा में ये मैंने तीन एलिमेंट मान लिए जो मेरे कैपिटल X सेट के अंदर है। अल्फा कॉमा बीटा रिलेशन में है, बीटा कॉमा गामा भी रिलेशन में है। तो अब आप ही मेरे को बताओ अल्फा कॉमा गामा रिलेशन में होगा या नहीं होगा। अल्फा कॉमा बीटा अगर रिलेशन में है तो f of अल्फा f of बीटा के बराबर है। बीटा कॉमा गामा रिलेशन में है तो f of बीटा f of गामा के बराबर है। अब इन दोनों इक्वेशन से मैं ये क्लेम कर सकता हूँ f of अल्फा f of बीटा के बराबर है, f of बीटा f of गामा के बराबर है, तो f of अल्फा f of गामा के बराबर आ जाएगा। तो अल्फा कॉमा गामा भी रिलेशन में आ जाएगा। तो हेंस रिलेशन R इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव आ गया, रिफ्लेक्सिव भी आ गया, सिमेट्रिक आ गया, ट्रांजिटिव आ गया। हेंस R इज इक्विवेलेंस। रिलेशन R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये बात ठीक है। हेंस रिलेशन R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन n क्रॉस n शो दैट द रिलेशन R डिफाइंड बाय a कॉमा b रिलेशन c कॉमा d इफ एंड ओनली इफ AD इज इक्वल टू BC। इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखो ये जो रिलेशन R है, अच्छा सबसे पहले तो आप ऐसे देखो, सुनो पहले तो ध्यान से सुनना। अगर मैं अपना एक रिलेशन R कैपिटल A वाले सेट के ऊपर डिफाइन करता हूं तो वो क्या होता है, कहां से कहां डिफाइन करते हैं उसको। अगर मैंने ऐसे बोला कि अ रिलेशन R डिफाइंड ऑन सेट कैपिटल A, इसका मतलब है कि वो कैपिटल A वाले सेट से कैपिटल A वाले सेट पे डिफाइन किया गया है और वो A क्रॉस A का सबसेट होगा। कैपिटल A वाले सेट के अंदर एलिमेंट है और इधर दूसरी तरफ कैपिटल A वाले सेट के अंदर भी एलिमेंट है। तो A क्रॉस A जब हम निकालते हैं तो उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आता है।
अब देखो, अब ये जो रिलेशन आ रहा है ना, ये डिफाइन किया गया है n क्रॉस n पे। तो n क्या है? n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n क्रॉस n क्या होगा? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर क्या रहेगा? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर ही तो रहेंगे, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। अब ये जो रिलेशन R मैंने बनाया है, ये n क्रॉस n के ऊपर डिफाइन किया गया है। देखो, अगर मैं एक रिलेशन सेट A के ऊपर डिफाइन करता हूं तो वो A क्रॉस A का सबसेट होता है, A से A में बनाया जाता है, ठीक है। अब ये जो रिलेशन आ रहा है, ये मैंने n क्रॉस n के ऊपर डिफाइन किया है। इसका मतलब है कि ये रिलेशन R कहां से कहां डिफाइन किया गया है? n क्रॉस n से n क्रॉस n में, n क्रॉस n से n क्रॉस n पे डिफाइन किया गया है ये सेट, ठीक है। तो लिख दिया, चलो मैंने, a relation R defined on n cross n, it means R is defined from n cross n से n cross n। जैसे मैं जैसे पहले हम रिलेशन बनाते थे ना, सेट A से सेट B में, A के अंदर एलिमेंट रहते थे, B के अंदर एलिमेंट रहते थे। तो जब मैं रिलेशन डिफाइन करता था तो रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आता था, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेट होता था यहाँ पे, ठीक है। बट यहां मैं रिलेशन R डिफाइन कर रहा हूं n क्रॉस n पे, तो इसका मतलब ये रिलेशन R n क्रॉस n से n क्रॉस n पे डिफाइन किया जा रहा है। तो पहले जब दो सेट के ऊपर डिफाइन करते थे तब तो दो एलिमेंट रिलेट होते थे, जैसे a कॉमा b, 1,3 रिलेट हो गया, 1 3 से रिलेट हो गया। अब यहां क्या होगा? n क्रॉस n से n क्रॉस n पे डिफाइन कर रहे हैं तो ऑर्डर्ड पेयर रिलेट होगा ऑर्डर्ड पेयर से, a कॉमा b वाला ऑर्डर्ड पेयर रिलेट होगा c कॉमा d वाले ऑर्डर्ड पेयर से। ये बात ठीक है? n, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, रिलेशन आर डिफाइंड ऑन n क्रॉस n, इसका मतलब है रिलेशन आर कहां पे डिफाइन किया गया? n क्रॉस n से n क्रॉस n पे। इसका मतलब n क्रॉस n के अंदर क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। तो ये जो रिलेशन है, ये ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन बताएगा ऑर्डर्ड पेयर के साथ। इससे पहले जो आपने अभी तक पढ़ा है ना, उसमें क्या होता था? सेट ए से सेट बी में जब डिफाइन करते थे तो सेट ए में एलिमेंट होते थे, सेट बी में एलिमेंट होते थे, तो एलिमेंट एलिमेंट से रिलेट होता था। अभी यहाँ पे क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर से रिलेट होगा। बस इतना याद रखो, ठीक है। अच्छा, उसने बोला है रिलेशन आर डिफाइंड बाय a कॉमा बी रिलेशन c कॉमा डी इफ AD इक्वल टू BC, ऐसे ही बोला है ना उसने? हाँ, ठीक है। हमें प्रूव करना है ये रिलेशन R क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। अच्छा, इस बात का मतलब समझते हो आप? इसका मतलब क्या है? a कॉमा बी, इसका मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको। देखो, मान लो मैंने एक रिलेशन बनाया कैपिटल A वाले सेट से कैपिटल B वाले सेट पे। कैपिटल A वाले सेट के अंदर कहीं 1 लिखा है, कैपिटल B वाले सेट के अंदर कहीं 2 लिखा है। 1 2 से जाके रिलेट हो गया, 1 इज रिलेटेड टू 2, इसका मतलब है 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन R। इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1 इज रिलेटेड टू 2, 1 इज रिलेटेड टू 2। ये बात ठीक है? 1 R2, 1 इज रिलेटेड टू 2, 1 इज रिलेटेड टू 2, तो 1,2 रिलेशन में आएगा, 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन R। अब आप ऐसे देखो कि A, B ये वाला ऑर्डर्ड पेयर अगर C, D वाले ऑर्डर्ड पेयर के साथ रिलेट होकर रिलेशन के अंदर आ जाए, मतलब A, B वाला ऑर्डर्ड पेयर C, D वाले ऑर्डर्ड पेयर के साथ रिलेटेड है, तो इस बात को हम लिखते हैं A, B R C, D, ठीक है। A, B रिलेटेड टू C, D, इसका मतलब है कि A, B वाला ऑर्डर्ड पेयर कॉमा C, D वाला ऑर्डर्ड पेयर ये हमारे रिलेशन के अंदर आएगा इफ AD इक्वल टू BC, ठीक है। तो देखो, इस रिलेशन को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो मैं कुछ ऐसे डिफाइन करूंगा कि A, B ये वाला ऑर्डर्ड पेयर। देखो, जब मैं एक सेट से दूसरे सेट पे डिफाइन करता था तब तो दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन आता था। अभी मैं n क्रॉस n से n क्रॉस n पे डिफाइन कर रहा हूं तो दो ऑर्डर्ड पेयर के बीच में रिलेशन आएगा।
अभी ये जो रिलेशन आर हम डिफाइन कर रहे हैं इसमें दो ऑर्डर्ड पेयर के बीच में रिलेशन आएगा, ये बात ठीक है। 1, 2 अगर रिलेशन में आ रहा है इसका मतलब 1 इज रिलेटेड टू 2, a, b, c, d अगर रिलेशन में आ रहा है तो इसका मतलब है a, b वाला ऑर्डर्ड पेयर इज रिलेटेड टू c, d वाला ऑर्डर्ड पेयर। a, b, c, d ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये रिलेशन में आएगा इफ AD इक्वल टू BC, ठीक है। जैसे पहले हम रिलेशन बनाते थे तो उसके अंदर क्या लिखते थे, एक एलिमेंट कॉमा दूसरा एलिमेंट बिलोंग्स टू रिलेशन R, क्योंकि वहां सेट से सेट पे डिफाइन करते थे। अभी यहाँ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से कार्टेशियन प्रोडक्ट पे डिफाइन कर रहे हैं, मतलब n क्रॉस n से n क्रॉस n पे डिफाइन कर रहे हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर के साथ होगा, ठीक है। तो ये जो लिखा गया है ना a, b, r, c, d, उसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है, ठीक है। a, b, c, d बिलोंग्स टू रिलेशन R। पहले ये जो a, b वाला ऑर्डर्ड पेयर लिखा था, इससे पहले क्या होता था, यहाँ पे एलिमेंट आता था, यहाँ पे एक एलिमेंट आता था, यहाँ पे एक एलिमेंट आता था, ठीक है। ये जो a, b वाला ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है इसकी बजाय एक एलिमेंट आता था, ठीक है। पहले सेट पे डिफाइन करते थे तो एलिमेंट कॉमा एलिमेंट आता था, अब इसको n क्रॉस n मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट पे डिफाइन कर रहे हैं तो ऑर्डर्ड पेयर कॉमा ऑर्डर्ड पेयर आ गया, उतना अंतर है बस, ठीक है। तो कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। अब हम कर सकते हैं, मेरे ख्याल से अब समझ आ जाना चाहिए, मैंने एक चीज को काफी ज्यादा बार बोल दिया, ठीक है। अब मेरे को रियलाइज हो रहा है कि मैं ज्यादा बार बोल चुका हूँ। अच्छा, रिफ्लेक्सिविटी के लिए चेक करने के लिए आप क्या करते हो बताओ। सेट पे जब हम डिफाइन करते थे तो अल्फा अगर एक एलिमेंट मेरे सेट के अंदर है तो अल्फा कॉमा अल्फा रिलेशन में होना चाहिए, यही तो मतलब होता है। तो आप ऐसे देख लो, अच्छा जब सेट पे डिफाइन करते थे तो हम एलिमेंट अज्यूम करते थे कि अल्फा लेट अल्फा इज एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए, देन अल्फा कॉमा अल्फा बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो बट अब तो यहाँ हम ऑर्डर्ड पेयर करेंगे a, b, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है जो मेरे n क्रॉस n के अंदर है, a, b बिलोंग्स टू n क्रॉस n। तो अब मेरे को ये प्रूव करना है कि a, b, a, b ये रिलेशन में होगा या नहीं होगा। a, b, इसी को ना अगर ऐसे अच्छा नहीं लग रहा तो ऐसे लिख लो, a, b, r, a, b, या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है। अच्छा ये बताओ ये होगा या नहीं होगा, चेक करते हैं। a, b एंड c, d का रिलेशन तब होता है जब AD इक्वल टू BC होता है, तो a, b का रिलेशन a, b से होगा या नहीं होगा, ये चेक करने के लिए देखो मैंने कंडीशन चेक करी, AD इक्वल टू BC वाली कंडीशन, A, B, C, D कब होता है रिलेशन में, व्हेन AD इक्वल टू BC। A, B रिलेटेड टू A, B ये कब होगा, A का काम A कर रहा है, B का काम B कर रहा है, C का काम यहाँ पे A कर रहा है और D का काम यहाँ पे B कर रहा है, तो A इंटू D का काम B कर रहा है, B का काम B तो B है और C का काम A कर रहा है, तो AB इक्वल टू AB, ये तो ट्रू आ गया ना, ट्रू आया या नहीं आया। देखो इसका मतलब ये है कि A, B, C, D ये रिलेशन में कब होता है, ये रिलेशन में तब होगा जब AD इक्वल टू BC होगा। तो A, B, A, B ये रिलेशन में कब होगा, ये रिलेशन में कब होगा, जब C और D की बजाय हम A और B पुट करेंगे, C और D की बजाय A और B पुट करके देखो, D की बजाय B पुट करेंगे, B की बजाय B आ जाएगा, C की बजाय A आ जाएगा, तो AB इक्वल टू AB वही तो आ गया, तो ये तो ट्रू आ गया ना, ट्रू आ गया तो ये हमारा रिलेशन में होगा, तो रिफ्लेक्सिव आ गया हेंस। तो देखो A, B ऑर्डर्ड पेयर अगर मेरे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर है तो A, B रिलेशन में होगा, हेंस R इज रिफ्लेक्सिव। ये बात समझ आई। अच्छा अब ये सुनने के बाद किसी बच्चे के मन में डाउट आया होगा कि A, B क्यों लिया, हम A, B लेने की बजाय A ले लेते, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। देखो जब सेट पे डिफाइन करते थे तब क्या होता था, अल्फा एक एलिमेंट होता था, अल्फा इज रिलेटेड टू अल्फा, वहां एलिमेंट होता था और एक उस एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए। यहां हम क्या बोल रहे हैं, यहां हम ये बोल रहे हैं कि
एक ऑर्डर्ड पेयर है, उस ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए, मतलब a, b वाला ऑर्डर्ड पेयर इज रिलेटेड टू a, b, तब वो रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो a, b c, d से रिलेट कब होता है? जब AD इक्वल टू BC। a, b से रिलेट होने वाली कंडीशन ट्रू है, तो a, b से रिलेट होगा, तो हेंस रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज चेक करेंगे सिमेट्रिक है या नहीं है। a, a अज्यूम नहीं करना, वो तो एक स्पेशल केस ले लोगे आप, ठीक है। अब मैं दो ऑर्डर्ड पेयर अज्यूम करूंगा, लेट a, b। ये रिलेशन, जिस रिलेशन की बात कर रहे हैं, ये n क्रॉस n पे डिफाइन किया गया है ना, तो a, b ये जो ऑर्डर्ड पेयर मैंने माना है, ये n क्रॉस n के अंदर है, ठीक है। c, d ये वाला ऑर्डर्ड पेयर भी n क्रॉस n के अंदर है। a, b वाला ऑर्डर्ड पेयर c, d वाले ऑर्डर्ड पेयर के साथ रिलेटेड है, मतलब a, b वाला ऑर्डर्ड पेयर a, b, c, d रिलेशन में है। a, b वाला ऑर्डर्ड पेयर c, d वाला ऑर्डर्ड पेयर ये रिलेशन में है। इसका मतलब है कि a, b वाला ऑर्डर्ड पेयर इज रिलेटेड टू c, d वाला ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा, ये अगर रिलेटेड है, ये तो मैंने अज्यूम किया लेट, तो इसका मतलब है AD इक्वल टू BC होगा, बिल्कुल होगा। अब आप मेरे को बताओ, a, b वाला ऑर्डर्ड पेयर c, d से रिलेटेड है, तो c, d वाला ऑर्डर्ड पेयर a, b से रिलेटेड होगा या नहीं होगा? मतलब a, b का रिलेशन c, d से है, c, d का रिलेशन a, b से होगा। चलो इसको चेक करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे बताओ? a, b, c, d, तो AD इक्वल टू BC आता है। CD, अब यहाँ पे A का काम कौन कर रहा है? C कर रहा है। B का काम D कर रहा है। C का काम A कर रहा है। D का काम B कर रहा है। यहाँ पे इंटरचेंज कर दो। A की बजाय मैं क्या लिखूंगा बताओ? C लिख दिया। D की बजाय B लिख दिया। B की बजाय D लिख दिया और C की बजाय A लिख दिया। तो ठीक है, ये तो ट्रू है। ये तो हमने अज्यूम किया था कि मतलब a, b इज रिलेटेड टू c, d। a, b, c, d ये तो रिलेशन में है, AD इक्वल टू BC है, ये तो मैंने बता दिया आपको। अब ये सेकंड वाली स्टेटमेंट आप बताओ कि c, d, a, b ये रिलेशन में होगा या नहीं होगा। ये अगर ट्रू है तो ये भी तो ट्रू होगा, एक ही तो बात है। तो ये तो ट्रू होगा, तो ये भी रिलेशन में होगा। तो a, b एंड c, d अगर ये दो ऑर्डर्ड पेयर मेरे n क्रॉस n के अंदर हैं, a, b is related to c, d, then we can claim that c, d is also related to a, b। a, b का रिलेशन अगर c, d से है, तो c, d का रिलेशन भी a, b से होगा, क्योंकि ये जो कंडीशन आई है ये ट्रू आई है, तो सिमेट्रिक भी हो गया। अब अगर ट्रांजिटिविटी, अब मेरे ख्याल से अब आप कर लोगे खुद से। इसके लिए मेरे को 3 चाहिए, a, b, c, d, e, f। ये 3 ऑर्डर्ड पेयर मेरे n क्रॉस n के अंदर हैं। ये बात ठीक है। a, b, c, d ये रिलेशन में है, ये मैंने बता दिया आपको। c, d का रिलेशन e, f के साथ है, ये भी मैंने बता दिया आपको। अब आपको चेक करना है कि a, b का रिलेशन e, f से होगा या नहीं होगा। अच्छा, a, b, c, d बिलोंग्स टू रिलेशन R। इसका मतलब है, इसको आप अगर ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, मैं लिख के दिखा दिया। चलो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a, b, r, c, d ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको लिखने के लिए आप ऐसे लिख लो, c, d, r, e, f। अब मेरे ख्याल से समझ आ जाना चाहिए। वो जो क्वेश्चन में लिखा था ना, वो ये वाली नोटेशन लिखी थी, ठीक है, a, b, r, e, f। तो आप मेरे को बताओ, a, b का रिलेशन अगर c, d से है, तो क्या रिलेशन होगा? AD इक्वल टू BC। c, d का रिलेशन अगर e, f से है, देखो रिलेशन कैसे बनाते हो, देखो ये देख लो। a, b का रिलेशन अगर c, d से है, तो a और d इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए। ऐसे c, d का रिलेशन अगर e, f से है, तो c और f का प्रोडक्ट e और d के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये तो ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब आप मेरे को तीसरी स्टेटमेंट, मतलब a, b का रिलेशन e, f से कब होगा? जब a इंटू एफ इज इक्वल टू b इंटू ई। ये बात ठीक है।
ए इंटू एफ इज इक्वल टू बी इंटू ई। तो ये इक्वेशन नंबर 1 ट्रू है, इक्वेशन नंबर 2 ट्रू है। ये थर्ड इक्वेशन के बारे में कमेंट करना है कि थर्ड इक्वेशन ट्रू है या नहीं है, ये बात ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ट्रू है, थर्ड के बारे में चेक करना है ना, तो मेरे ख्याल से फर्स्ट एंड सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो, AD इंटू CF इज इक्वल टू BC इंटू ED, ये बात ठीक है, ये तो होगा ना। अब यहां से देख लो, यहां से C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, D से D कैंसिल आउट हो जाएगा, तो AF आ गया E इंटू B के बराबर, AF आ गया EB के बराबर। तो AD अगर BC के बराबर है तो A, B वाला ऑर्डर्ड पेयर C, D वाले ऑर्डर्ड पेयर के साथ रिलेटेड होगा। CF अगर ED के बराबर है तो C, D वाला ऑर्डर्ड पेयर E, F वाले ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड होगा। अब ये दो इक्वेशन अगर मेरे पास हैं तो ये तीसरी इक्वेशन में क्लेम कर सकता हूं AF इज इक्वल टू BE। AF इक्वल टू BE आ गया तो A, B वाला ऑर्डर्ड पेयर E, F वाले ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड होगा। तो A, B का रिलेशन C, D से है, C, D का रिलेशन E, F से है, और A, B का रिलेशन भी E, F से है, तो हेंस ट्रांजिटिव आ गया, हेंस R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। फिर लिख देना सिंस R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, hence R is equivalence relation। यही तो प्रूव करना था, ठीक है। चलो फटाफट, अच्छा ये कैसे बनाया, फर्स्ट दो इक्वेशन तो थी मेरे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे बनाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे CD कट जाएगा, AF इज इक्वल टू EB आ जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही है, R इज अ रिलेशन डिफाइंड इन n क्रॉस n। मतलब ये जो रिलेशन आ रही है n क्रॉस n पे डिफाइन किया गया है, मतलब ये रिलेशन R कहां से कहां डिफाइन किया गया है, n क्रॉस n से n क्रॉस n पे। तो इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन होगा ऑर्डर्ड पेयर के साथ। A, B is related to C, D if A plus D is equal to B plus C। Prove that R is an equivalence relation। ठीक है, ठीक है, चलो फोर्थ का सॉल्यूशन लिख लिया। n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n क्रॉस n एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, दिस इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। रिलेशन R ये जो डिफाइन किया है, ये मैंने कहां से कहां डिफाइन किया है, n क्रॉस n से n क्रॉस n पे, ठीक है। इस रिलेशन R के अंदर A, B वाला ऑर्डर्ड पेयर C, D वाले ऑर्डर्ड पेयर के साथ आएगा when A plus D is equal to B plus C। ये बात समझ आ रही है, रिलेशन के अंदर A, B वाला ऑर्डर्ड पेयर C, D वाले ऑर्डर्ड पेयर से कब रिलेट होगा, when A plus D is equal to B plus C। अब बिल्कुल जैसे अभी तक किया है ना, वैसे ही फटाफट आप प्रूव कर सकते हो। रिफ्लेक्सिविटी के लिए चेक कर लोगे, रिफ्लेक्सिविटी के लिए देखो A, B एक ऑर्डर्ड पेयर मैंने n क्रॉस n में अज्यूम कर लिया। अब आप मेरे को बताओ A, B का रिलेशन A, B से होगा या नहीं होगा, A, B का रिलेशन A, B से, ये जो मैंने लिखा है ना रिलेशन R इज इक्वल टू, मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं A, B, C, D ये ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू रिलेशन R, तो इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं A, B वाला ऑर्डर्ड पेयर रिलेटेड टू C, D, एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। A, B अगर n क्रॉस n के अंदर है, क्योंकि ये रिलेशन R मैंने n क्रॉस n पे डिफाइन किया है, तो A, B का ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन खुद के विद इटसेल्फ होगा या नहीं होगा, चेक करते हैं। ABCD A, B, C, D, A, B वाला ऑर्डर्ड पेयर C, D से कब रिलेट होता है, A plus D is equal to B plus C। तो यहाँ पे चेक करो A plus D, D का काम B कर रहा है, B plus C, C का काम, यहाँ पे देखो C का काम A नहीं कर रहा, तो ट्रू आ गया। तो A, B अगर एक ऑर्डर्ड पेयर है तो उसका रिलेशन खुद के साथ होगा, तो रिफ्लेक्सिव आ गया, रिफ्लेक्सिव आ गया। इसके बाद आप सिमेट्रिक प्रूव कर दोगे, बहुत आसान है। A, B n क्रॉस n के अंदर एक ऑर्डर्ड पेयर है, C, D एक दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है जो n क्रॉस n के अंदर है। A, B, C, D बिलोंग्स टू रिलेशन R, ये ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन विद दिस ऑर्डर्ड पेयर A, B है, ठीक है, ये B है। A, B वाले ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन C, D वाले ऑर्डर्ड पेयर के साथ है, तो इसका मतलब है A plus D is equal to B plus C, ये तो ट्रू है, मतलब A plus D is equal to B plus C है। अब आप मेरे को बताओ C, D वाले ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन
सी कॉमा डी वाले ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन ए कॉमा बी वाले ऑर्डर्ड पेयर से होगा या नहीं होगा। ये कंडीशन कब आएगी? अच्छा देखो, ऐसे देखो, ए कॉमा बी वाला ऑर्डर्ड पेयर सी कॉमा डी से तब रिलेट होता है जब इन दोनों का सम और इन दोनों का सम बराबर हो। तो यहाँ पे इन दोनों का सम और इन दोनों का सम अगर बराबर आ जाए, मतलब सी प्लस बी अगर ए प्लस डी के बराबर आ जाए, ये ट्रू है तो ये भी तो ट्रू होगा। ए प्लस डी अगर बी प्लस सी के बराबर है तो सी प्लस बी ए प्लस डी के बराबर होगा, एक ही बात है। तो ए कॉमा बी का रिलेशन अगर सी कॉमा डी से है तो सी कॉमा डी का रिलेशन भी ए कॉमा बी से होगा, हेंस ये आ गया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक आ गया। ट्रांजिटिव खुद से प्रूव करोगे आप, ट्रांजिटिव कर लेना। ए कॉमा बी का रिलेशन सी कॉमा डी से है, अज्यूम कर लेना। सी कॉमा डी का रिलेशन ई कॉमा एफ से है, अज्यूम कर लेना। फिर ए कॉमा बी का रिलेशन ई कॉमा एफ के साथ प्रूव कर देना, तो ट्रांजिटिव आ जाएगा। ठीक है, चलो मैंने करके दिखा दिया। ए कॉमा बी एन क्रॉस एन में है, सी कॉमा डी ये ऑर्डर्ड पेयर भी एन क्रॉस एन के अंदर अज्यूम कर लिया, और ई कॉमा एफ ये ऑर्डर्ड पेयर भी एन क्रॉस एन के अंदर है। ए कॉमा बी वाले ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन सी कॉमा डी के साथ है, इसका मतलब ए प्लस डी इज इक्वल टू बी, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी है, ये तो इक्वेशन नंबर 1 ट्रू है। फिर सी कॉमा डी वाले ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन ई कॉमा एफ के साथ भी है, ये भी हमने अज्यूम कर लिया, तो इसका मतलब सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई, ये सेकंड इक्वेशन। वही तो होता है, सी और एफ इन दोनों का सम और इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। अब आप मेरे को बताओ ए कॉमा बी वाले ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन ई कॉमा एफ के साथ होगा या नहीं होगा। ये तब आएगा जब ए प्लस एफ अगर मैं प्रूव कर दूं बी प्लस ई के, थर्ड इक्वेशन। तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन तो है मेरे पास, उससे मेरे को थर्ड इक्वेशन प्रूव करनी है। तो मैंने लिखा देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई, यही तो है। तो मेरे ख्याल से दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, अपने आप आ जाएगा ए प्लस सी प्लस डी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, सी डी कट जाएगा, ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई आ गया। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, तो थर्ड भी ट्रू आएगा, आएगा ना। तो इसका मतलब ए कॉमा बी का रिलेशन अगर सी कॉमा डी से है, सी कॉमा डी का रिलेशन ई कॉमा एफ से है, तो देन हम क्लेम करेंगे कि ए कॉमा बी का रिलेशन भी ई कॉमा एफ से होगा। तो ये ट्रांजिटिव आ गया, रिफ्लेक्सिव आ गया, ट्रांजिटिव आ गया, सिमेट्रिक आ गया, नहीं रिफ्लेक्सिव आया, सिमेट्रिक आया, ट्रांजिटिव आया, तो इसीलिए इक्विवेलेंस भी होगा। R is equivalence relation, R is an equivalence relation, ये बात ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। लेट A इज एनी सेट, A एक सेट है 1 2 3 4, ठीक है। रिलेशन R be an equivalence relation on A cross A defined by A comma B related to C comma D। A comma B का रिलेशन C comma D से कब होगा? when A plus D is equal to B plus C। बिल्कुल सेम वैसे क्वेश्चन है जैसा अभी किया है, बिल्कुल सेम वैसे ही तो है, बस ये रिलेशन R n क्रॉस n पे डिफाइन किया गया था, ये रिलेशन R A क्रॉस A पे डिफाइन किया गया है। रिलेशन का डेफिनेशन तो सेम है ना, A plus D is equal to B plus C, A plus D is equal to B plus C। फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1,3, ठीक है। A एक सेट है, A इज 1 2 3 4, ये बात ठीक है ना। एक रिलेशन आएगा A कॉमा B C कॉमा D से कब रिलेट, इस रिलेशन के अंदर A कॉमा B वाला ऑर्डर्ड पेयर C कॉमा D से कब रिलेट होगा? व्हेन A plus D is equal to B plus C, ये बात ठीक है या नहीं। अच्छा, इस तरह का जो रिलेशन होता है ये रिफ्लेक्सिव तो आएगा ही, अभी हमने प्रूव किया था ना, रिफ्लेक्सिव आएगा, सिमेट्रिक आएगा, ट्रांजिटिव भी आएगा, रिफ्लेक्सिव आ गया, सिमेट्रिक आ गया, ट्रांजिटिव आ गया, तो हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तो हम पहले अभी प्रूव कर चुके हैं, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये बात ठीक है। R एक इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा, और ये तो उसने क्वेश्चन में दिया भी हुआ है कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
रिलेशन, ये दिया हुआ है उसने क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा देखो, वैसे तो उसने ये मेरे को बोला नहीं है कि रिलेशन आर डिफाइन करो, बट मैं आपकी नॉलेज के लिए, मतलब ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए, उसके लिए मैं ये रिलेशन आर बना के दिखा रहा हूँ आपको, रिलेशन आर बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो ए क्रॉस ए बता सकते हो मेरे को, ए क्रॉस ए बता दो। ए क्रॉस ए में आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4, यही आएगा, ठीक है। अच्छा चलो मेरे को ये बताओ, सेट ए के अंदर n एलिमेंट्स हैं, सेट ए के अंदर अगर n एलिमेंट्स हैं, सेट ए से सेट ए में मैंने एक रिलेशन बनाया, तो उसके अंदर कितने कितने रिलेशन मैं बना सकता हूं, वहां से कितने रिलेशन बना सकता हूं। सेट ए के अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस ए के अंदर n स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे, तो 2 की पावर n स्क्वायर आ जाएगा आंसर। अगर सेट ए से सेट ए में बनाते, यहां तो ए क्रॉस ए से ए क्रॉस ए में बनाए हैं, ये जो रिलेशन आर जिसकी इक्विवेलेंस की हम बात कर रहे हैं, ये रिलेशन कहां से कहां डिफाइन किया गया है, ए क्रॉस ए से ए क्रॉस ए में, ठीक है। तो देखो आप अस्यूम सोच सकते हो कितने सारे रिलेशंस बनेंगे, बट मैं तो बस इक्विवेलेंस रिलेशन लिखूंगा, ठीक है। तो देखो इक्विवेलेंस रिलेशन मैं लिखूंगा 1,1 का रिलेशन 1,1 के साथ तो हो गई, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी वाली कंडीशन। देखो a कोमा बी सी कोमा डी से तब रिलेट होता है जब इन दोनों का सम और इन दोनों का सम बराबर हो, तो इन दोनों का सम 2 और इन दोनों का सम भी 2, ठीक है। जैसे रिलेशन में हम एलिमेंट कॉमा एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं ना, यहाँ ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर के साथ आएगा, उतना अंतर है बस, ठीक है। फिर 1,1 का रिलेशन और किसी के साथ आएगा, आप मेरे को ये बता दो 1,1 का रिलेशन और किसी के साथ आएगा क्या, नहीं आएगा। 1,1 का रिलेशन 1,2 के साथ नहीं आएगा, 1,1 का रिलेशन 1,3 के साथ नहीं आएगा, 1,1 का रिलेशन 1,4 के साथ नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, एक बार चेक कर लो। ए और बी अगर 1 1 हो जाए तो सी इक्वल टू डी, हाँ 1 1 का रिलेशन आ जाएगा, सॉरी 1 1 का रिलेशन आएगा 2 2 के साथ, ये भी तो एक रिलेशन आ गया, ये भी आ गया, ठीक है। अब देख लो 1 + 2 और 2 + 1 बराबर है, 1,1 का रिलेशन आ जाएगा 3,3 के साथ भी आएगा। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो जब पहले है जब हम करते थे तो एक एलिमेंट का रिलेशन एक एलिमेंट के साथ होता था, यहाँ एक ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर के साथ होगा, a बी वाले ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन सी डी से कब होगा, जब a + d = b + c होगा। 1,1 का रिलेशन 1,1 के साथ होगा, ये वाली a + d = b + c वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 1,1 का रिलेशन 2,2 के साथ होगा, 1,1 का रिलेशन 3,3 के साथ, 1,1 का रिलेशन 4,4 के साथ होगा, और किसी के साथ नहीं होगा। अब ये तो हो गया, 1,2 का रिलेशन निकाल सकते हो, 1,2 का रिलेशन किसके साथ होगा, 1,2 का रिलेशन बता दो किसके साथ होगा। ये निकालने के लिए ये कंडीशन ही तो चेक करनी है, तो देखो अभी मैं ना आपको लिख के दिखा रहा हूं, देखो a, b का रिलेशन c, d से कब होता है, when a + d = b + c। अच्छा ये जो चीज मैं बता रहा हूं ना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1,2 का रिलेशन c, d के साथ कब होगा, जब a का वैल्यू तो 1 पुट कर दिया, b का वैल्यू 2 पुट कर दिया, तो यहां से आ गया d = 2 - 1, ये तो 1 + c, d = 1 + c, ये कंडीशन आ गई। तो 1,2 का रिलेशन c, d से तब होगा जब d = 1 + c वाली कंडीशन आ जाए, d = 1 + c वाली कंडीशन आ जाए ना। तो देखो c को अगर मैं 1 अज्यूम कर दूं तो ये 1,2 के साथ आ जाएगा इसका रिलेशन। फिर 1,2 का रिलेशन आएगा किसके साथ, c का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे देखो c का वैल्यू मैंने 1 ले लिया तो d का वैल्यू 2 आ जाएगा, c का वैल्यू 2 ले लिया तो d का वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक है। c का वैल्यू 3 ले लिया तो d का वैल्यू 4 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। c का वैल्यू 4 ये तो ले नहीं सकते, d का वैल्यू 5 आ जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा।
5 तो है ही नहीं मेरे सेट ए के अंदर ना, 5 तो है नहीं, 1 2 3 4 ही तो है। तो 1,2 का रिलेशन C, D से आएगा, 1,2 आ गया। अच्छा, किसी भी एलिमेंट, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन खुद के साथ तो आना ही चाहिए, इक्विवेलेंस है ना, तो रिफ्लेक्सिव भी होगा खुद का। 1,2 का रिलेशन 1,2 के साथ तो आना ही चाहिए। फिर 1,2 का रिलेशन आ जाएगा 2,3 के साथ, फिर 1,2 का रिलेशन आ जाएगा 3,4 के साथ, और भी बहुत सारे रिलेशंस आ जाएंगे, बहुत सारे रिलेशंस आएंगे, ठीक है। तो देखो अब हमें लिखना है, देखो उसने क्वेश्चन में बोला है राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1,3, उसने बोला है फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1,3, ये बात ठीक है। तो देखो इक्विवेलेंस क्लास लिखना देख लो, तो आप याद करो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स, एक्स एक एलिमेंट है, इसकी इक्विवेलेंस क्लास को हम इससे डिनोट करते थे। इसकी इक्विवेलेंस क्लास में कौन आता था, y आता था। इफ y बिलोंग्स टू सेट ए, y सेट ए के अंदर तो ऑब्वियसली आना ही चाहिए, एंड x, y बिलोंग्स टू रिलेशन R, ये बात ठीक है ना। तो देखो x की इक्विवेलेंस क्लास के अंदर y आता है अगर x, y रिलेशन में है। x की इक्विवेलेंस क्लास में y आता है इफ x इज रिलेटेड टू y, ठीक है। तो देखो इसका मतलब यह है कि x की इक्विवेलेंस क्लास अगर मेरे को निकालनी है तो मैं वो सारे एलिमेंट ढूंढ लूंगा जिनका x के साथ रिलेशन है। अगर x, y रिलेशन में है तो इसका मतलब x इज रिलेटेड टू y। तो देखो बट यहां तो एलिमेंट की तो बात हो नहीं रही है। अगर मैं बोलूं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a, b की इक्विवेलेंस क्लास अगर मेरे को लिखनी है तो इसको मैं कैसे डिनोट करूंगा। पहले जब मैं अपने रिलेशन को एक सेट पे डिफाइन करता था तो हम एक एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकालते थे। अभी मैंने अपने रिलेशन को एक ऑर्डर्ड पेयर मतलब a क्रॉस a पे डिफाइन किया है, ऑर्डर्ड पेयर नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट पे डिफाइन किया है a क्रॉस a पे, ठीक है। तो अब मेरे इक्विवेलेंस, अब मैं किसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालूंगा, ऑर्डर्ड पेयर की इक्विवेलेंस क्लास निकालूंगा। तो a, b वाले ऑर्डर्ड पेयर की जो इक्विवेलेंस क्लास है, ये जो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट है ना, दिस इज, इसको इक्विवेलेंस क्लास को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। a, b वाले ऑर्डर्ड पेयर की इक्विवेलेंस क्लास के अंदर c, d आ जाएगा इफ, पहली बात तो ये c, d वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है ये हमारा है a क्रॉस a से आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। एंड a, b इज रिलेटेड टू c, d, a, b का रिलेशन c, d से होना चाहिए। ये बात समझ आई। तो देखो अगर मैं बोलूं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1,2 वाले ऑर्डर्ड पेयर की इक्विवेलेंस क्लास लिख दो। 1,2 वाले ऑर्डर्ड पेयर की इक्विवेलेंस क्लास लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, 1,2 वाला ऑर्डर्ड पेयर कौन से ऑर्डर्ड पेयर के साथ रिलेटेड है। x की इक्विवेलेंस क्लास के अंदर y तब आता है अगर x, y रिलेशन में हो। x का रिलेशन अगर y के साथ है तो x की इक्विवेलेंस क्लास में y आ जाता है। 1,2 वाले ऑर्डर्ड पेयर की इक्विवेलेंस क्लास के अंदर c, d आएगा अगर 1,2 का रिलेशन c, d के साथ है। तो देखो अब देखो बस आप अब सब भूल जाओ, आपको क्या करना है, 1,2 की इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है ना, तो 1,2 का रिलेशन किस किस ऑर्डर्ड पेयर के साथ है ये बता दो मेरे को। ये देखो 1,2 का ऑर्डर्ड पेयर 1,2 के साथ है, 1,2 का ऑर्डर्ड पेयर 2,3 वाले ऑर्डर्ड पेयर के साथ है, 1,2 का वाले ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन 3,4 के साथ है। तो बस ये लिख देंगे 1 2 2 3 एंड 3 4, 1,2 2,3 एंड 3,4। ये तीन ऑर्डर्ड पेयर आ गए, ये एक सेट के अंदर तीन ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर का इक्विवेलेंस क्लास एक ऑर्डर्ड पेयर ही होगा। अच्छा और नहीं आएंगे इसके साथ, मतलब ये तीन ही आएंगे इस तरह के, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में मेरे से पूछा है 1,3 की इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1,3, 1,3 की इक्विवेलेंस क्लास के अंदर c, d आ जाएगा इफ c, d पहली बात तो a क्रॉस a के अंदर होना चाहिए, एंड
1,3 इज 1,3, C, D, ये कहाँ आना चाहिए? रिलेशन के अंदर आना चाहिए, यही तो होगा। तो देखो 1,3 का रिलेशन अगर C, D के साथ है, 1,3 इज रिलेटेड टू C, D, तो C, D आ जाएगा 1,3 की इक्विवेलेंस क्लास में। तो आप मेरे को ये बताओ, देखो A, B, C, D ये रिलेशन में कब आता है? जब A प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी होता है। तो आप मेरे को ये बताओ 1,3 का रिलेशन C, D से कब आएगा? जब A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 3, C का वैल्यू 1, तो D इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 प्लस सी, डी इक्वल टू 2 प्लस सी, ये कंडीशन आ गई मेरे पास, ठीक है। तो C का वैल्यू पहले 1 पुट करो तो D का वैल्यू आ जाएगा, C का वैल्यू 1 पुट करोगे तो D का वैल्यू आ जाएगा 3, ठीक है। C का वैल्यू 2 पुट करो तो D का वैल्यू आ जाएगा 4, C का वैल्यू 3 पुट करो, D का वैल्यू आ जाएगा 5। ये तो गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो गया, ये दोनों आ गए। तो इस बात का मतलब समझ रहे हो आप? D इक्वल टू 2 प्लस सी, ये कंडीशन मैंने निकाल ली थी। इसका मतलब ये है कि 1,3 का रिलेशन 1,3 के साथ आएगा, 1,3 का रिलेशन 2,4 के साथ आएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात कि जब भी मैं इक्विवेलेंस क्लास लिखता हूं तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो अगर ये आर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन खुद के साथ तो आएगा ही। 1,3 का रिलेशन 1,3 के साथ तो आएगा ही ना, क्योंकि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव भी होगा। तो 1,3 का रिलेशन 1,3 के साथ तो आएगा ही आएगा। तो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर की इक्विवेलेंस क्लास के अंदर खुद वो ऑर्डर्ड पेयर तो आएगा ही। तो 1,3 की इक्विवेलेंस क्लास लिख रहे थे ना, देखो 1,2 वाले ऑर्डर्ड पेयर की इक्विवेलेंस क्लास में 1,2 तो आ ही रहा है, ठीक है। चलो मैंने यहां पे लिख दिया 1,3 वाले ऑर्डर्ड पेयर की इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। 1,3 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी? एक सेट होगा, सेट के अंदर क्या आएगा? ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। 1,3 की इक्विवेलेंस क्लास में 1,3 तो आएगा ही, 1,3 की इक्विवेलेंस क्लास में 2,4 भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, 1,3 की इक्विवेलेंस क्लास के अंदर 2,4 क्यों आ रहा है? क्योंकि 1,3 इज रिलेटेड टू 2,4, तो ये आंसर है, ठीक है। और तो कोई नहीं आएगा, और नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। तो बस ये इतना ही है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, देख लो। सेट ए दिया हुआ था, ए क्रॉस ए निकाल लिया, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस भी है, जो रिलेशन है इक्विवेलेंस है, ठीक है। अच्छा, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का अगर आप इक्विवेलेंस क्लास लिख रहे हो तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तो होना ही चाहिए, तभी हम इक्विवेलेंस क्लास लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इक्विवेलेंस क्लास लिख सकते हैं। तो आप ऐसे देखो 1,2 किस किस एलिमेंट किस किस ऑर्डर्ड पेयर से रिलेट होगा? 1,2 1,2 से रिलेट होगा। A, B, C, D से रिलेट कब होता है? जब A प्लस डी B प्लस C के बराबर हो। तो 1,2 वाला ऑर्डर्ड पेयर C, D से रिलेट कब होगा? when D इक्वल टू 1 प्लस C, ये कंडीशन आ गई। C का वैल्यू 1 पुट किया, D का वैल्यू 2 आ गया, C का वैल्यू 2 पुट किया, D का वैल्यू 3 आ गया, C का वैल्यू 3 पुट किया, D का वैल्यू 4 आ गया। तो 1,2 2,3 3,4 इन तीन के साथ 1,2 वाले ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन होगा, तो 1,2 1,2 ये रिलेशन में आएगा। 1,2 2,3 ये भी 1,2 वाला ऑर्डर्ड पेयर 2,3 वाले ऑर्डर्ड पेयर से रिलेट होगा। 1,2 वाला ऑर्डर्ड पेयर 3,4 वाले ऑर्डर्ड पेयर से रिलेट होगा, ठीक है। देखो रिलेशन का मतलब यही तो होता है, सेट ए से सेट बी में डिफाइन कर रहे हैं, सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से रिलेट होंगे। अभी अभी हम ए क्रॉस ए से ए क्रॉस ए में डिफाइन कर रहे हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर से रिलेट हो रहे हैं, वही तो काम हो रहा है, ठीक है। x की इक्विवेलेंस क्लास में y आता है अगर x, y रिलेशन में है। a, b वाले ऑर्डर्ड पेयर की इक्विवेलेंस क्लास के अंदर c, d तब आता है जब a, b का रिलेशन c, d से है। तो देखो बस अब आप इतना याद रखना कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए ये चेक कर लेना कि उस ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन बाकी कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर के साथ है, ठीक है। जैसे 1,2 वाले ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर के साथ है? 1,2 के साथ है, 1,2 का रिलेशन 1,2 के साथ है, 1,2 का रिलेशन 2,3 के साथ है, 1,2 का रिलेशन 3,4 के साथ है। तो 1,2 की इक्विवेलेंस क्लास में ये तीन ऑर्डर्ड पेयर आ गए, ठीक है। ऐसे ही 1,3 का
1,3 वाले ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन अगर C, D के साथ है तो 1,3 की इक्विवेलेंस क्लास के अंदर C, D अगर है तो 1,3 का रिलेशन C, D से होना चाहिए। A, B का रिलेशन C, D से तब होता है जब A + D = B + C होता है। 1,3 का रिलेशन C, D से कब होगा? व्हेन A + D = 3 + C। ये कंडीशन आ गई D = 2 + C। तो जो भी ये मेरी कंडीशन D = 2 + C वाली कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले दो ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से आए? 1,3 आया, एक तो ये 1,3 आया, एक 2,4 आया। तो 1,3 का रिलेशन 1,3 के साथ होगा, 1,3 का रिलेशन 2,4 के साथ होगा। तो 1,3 की वाले ऑर्डर पेयर की इक्विवेलेंस क्लास में 1,3 एंड 2,4 आएगा। एट लास्ट जब भी हम इक्विवेलेंस क्लास लिखते हैं तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। तो जिस एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास लिख रहे हो उसके अंदर खुद वो एलिमेंट तो आएगा ही, या किसी ऑर्डर्ड पेयर की जब इक्विवेलेंस क्लास लिख रहे हो तो वो ऑर्डर्ड पेयर खुद अपनी इक्विवेलेंस क्लास में आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ आ जाना चाहिए। एक बार स्टार्टिंग से देख लो। बहुत ज्यादा मतलब ओवर एक्सप्लेन मैंने किया है, ठीक है, तो अब अच्छे से समझ आना चाहिए। मेरे को पता है मैंने ओवर एक्सप्लेन किया है, ठीक है, तो अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम वही फंक्शन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।